से एक वीडियो लेकर आई हूँ। कल हमने जैसे कि पढ़ा था कि संविधान जो है क्या है, आवश्यकता क्यों है, उसका महत्व क्या है और कैसे बना, कैसे गठन हुआ, ये कितने समय में बना, ये सब चीज़ें हमने जानी। आज जो है हम इसका पार्ट 2 लेकर आए हैं, दूसरा जो भाग है, और इसके साथ ही ये अध्याय समाप्त हो जाएगा। दूसरे भाग में हम अपने संविधान की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। हमारा संविधान इतना अनूठा और इतना निराला क्यों है, क्या चीज़ें हैं जो इसको इतना अनूठा और निराला बनाती हैं, ये सब चीज़ें हम जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं हमारे संविधान की जो विशेषताएं हैं उन पर दृष्टिपात करते हैं। सबसे पहला है लिखित एवं विस्तृत संविधान। लिखित एवं विस्तृत, तो लिखित तो बहुत सारे हैं लेकिन विस्तृत नहीं है वो, और कई एक ऐसे हैं जो विस्तृत बहुत है, जैसे ब्रिटेन का संविधान सबसे बड़ा संविधान है विश्व का, लेकिन वो लिखित नहीं है ना, परंपराओं पर आधारित है। तो हमारा संविधान जो है वो इसलिए यूनिक है क्योंकि वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं विस्तृत संविधान है। यहाँ पर दिया हुआ है कि करीब यहाँ पर दिया है कि अपने संविधान में कितने आर्टिकल हैं, तो 395 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियाँ हैं और 22 भाग हैं, यानी कितना बड़ा है ये, है ना। इसके अलावा हम देखेंगे कि अमेरिकी संविधान जो है, जो कि लिखित संविधान की श्रेणी में आता है, उसके अंतर्गत 7 अनुच्छेद हैं, और कनाडा के जो संविधान है उसमें 147 अनुच्छेद हैं, और ऑस्ट्रेलिया में मात्र 128 अनुच्छेद या आर्टिकल हैं। तो कहने का अर्थ है कि हमारे संविधान में इतने सारे अनुच्छेद, इतने भाग और इतनी अनुसूचियाँ हैं, तो वो इसलिए हैं क्योंकि भारत जो है बहुत ही विविधता वाला देश है। विभिन्न जाति, धर्म, संप्रदाय, संस्कृति, भौगोलिक विविधता, क्षेत्रीय विविधता, ये सब चीज़ें हमारे भारत में पाई जाती हैं। तो संविधान निर्माता जो थे वो सभी चीज़ों पर बहुत सूक्ष्मता के साथ, बारीकी के साथ उन्होंने विचार किया और फिर सारी चीज़ों को लिपिबद्ध करने की उन्होंने कोशिश की, और ये कोशिश की कि कोई भी वर्ग जो है, कोई भी व्यक्ति ऐसा महसूस न करे कि इस संविधान में हमारे लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि किसी संविधान का सम्मान तभी होता है जब हर व्यक्ति उसको अपने से जुड़ा हुआ पाता है। तो इस तरह से हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा कह सकते हैं लिखित और विस्तृत संविधान है। अगला जो पॉइंट है वह कठोर एवं लचीलेपन का मिश्रण। कठोर एवं लचीला, तो जो दोष होते हैं, कठोर संविधान के गुण दोष होते हैं, लचीले संविधान के गुण दोष होते हैं, उन दोनों को कंपेयर करके हमारे संविधान निर्माताओं ने ऐसा बनाया है कि ना तो वो कठोरता के दोषों से रहे थे, कठोरता के दोषों से रहे थे, और इधर लचीलेपन के गुणों से भी समृद्ध है। तो इस तरह से समन्वय करके बनाया है। तो इसके कुछ भाग हैं जिनमें आसानी से संशोधन नहीं किया जा सकता है। कठोर प्रक्रिया के द्वारा जो है संविधान संशोधन होता है, तब जाके हमारे संविधान में ये संशोधन कर सकते हैं आप, यानी आसानी से इसको परिवर्तित नहीं कर सकते इसके प्रावधानों को। दूसरा जो है कि बहुत ज़्यादा कठोर भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि आने वाली परिस्थितियों के अनुसार, क्योंकि ये संविधान कुछ समय के लिए, कुछ वर्षों के लिए नहीं बनाया गया था, एक सदी के लिए भी नहीं बनाया गया था, ये तो कई सदियों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए बनाया गया था। तो इस तरह से बनाया है कि आने वाले समय में जो परिस्थितियाँ हों उनके अनुरूप अगर कुछ कठिनाई होती है, कोई ऐसा प्रावधान है कि जिससे बाधा पहुंच रही हो व्यक्ति के हित में, मनुष्य के विकास में, तो वो परिवर्तित किया जा सकता है। उसकी संवैधानिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है। तो कहने का अर्थ है कि कठोर और लचीलेपन का मिश्रण है। जब आवश्यकता होगी तब हम इसके भाग में परिवर्तन भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ जो इम्पोर्टेंट मूल ढांचा जो होता है, जैसे कि मौलिक अधिकार हैं, उनको आसानी से परिवर्तित नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये व्यक्ति के, नागरिकों के हितों से संबंधित है। ठीक है, आगे हम देखेंगे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य। इसका एक एक शब्द जो है अपने आप में महत्वपूर्ण है। संपूर्ण यानी पूरे भारतवर्ष में, प्रभुत्व यानी उसकी सरकार, संपन्न गणराज्य यानी भारत जो है, अब भारत की सरकार जो है या भारत का संविधान जो है, वो अपने पूरे भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत, पूरे क्षेत्र के अंतर्गत विदेशी जो नीति है, उसकी आंतरिक विदेशी जो नीति है, उसमें प्रभुता संपन्न है। वो स्वयं शासक है, कोई ऊपर उसके ऊपर शासक नहीं है, कोई उनकी विदेश नीति को या आंतरिक नीति को प्रभावित नहीं करता है। ये इस तरह का संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य है। गणराज्य जो है शब्द अपने आप में यूनिक है। गणराज्य का अर्थ होता है कि जिसका शासक जनता द्वारा चुना जाए, वंशानुगत ना हो, उसको हम गणराज्य कहते हैं। तो इस तरह से भारत जो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, यानी अपने आप में एकाधिकार वाला है सरकार यहाँ की, यह संविधान, और गणराज्य है क्योंकि यहाँ का जो राष्ट्रपति है वो जनता द्वारा चुना जाता है।
ठीक है। तो इस तरह से हमारी ये विशेषता ये सारी चीज़ों को इंगित करती है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य। अगला है समाजवादी एवं पंथनिरपेक्ष। तो भारत की प्रस्तावना में कहते हैं कि हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, है ना, समाजवादी पंथनिरपेक्ष गणराज्य, ये सारी चीज़ें वो कहते हैं। तो समाजवादी और पंथनिरपेक्ष जो शब्द हैं वो प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़े गए हैं। समाजवादी का अर्थ होता है कि समाज के कल्याण से संबंधित सारे काम करेंगे, जितने भी शासकीय संपत्ति है या जो वो हैं, कारखाने हैं या उत्पादन के बड़े केंद्र हैं, आय के जो स्रोत हैं, उन पर किसी निजी व्यक्ति का हाथ नहीं होगा, समाज के हर व्यक्ति को उसका लाभ मिलेगा। तो समाजवादी राष्ट्र जो है हमारा वो है, ठीक है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि अगला जो टॉपिक है हमारा पंथनिरपेक्ष। पंथनिरपेक्ष का अर्थ होता है कि भारत में किसी भी, भारत सेकुलर राष्ट्र है, यानी कोई भी धर्म को प्रमुखता नहीं दी गई है इसमें, वो अपने आप में सभी को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है, ठीक है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली का अर्थ होता है कि भारत में संसद की प्रभुता है, संसद ही सर्वोपरि है और ये संसद बनती है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। तो संसदीय शासन है, संसद की प्रमुखता है, वही कानून बनाती है, वही क्रियान्वित करती है। अगला है संघात्मक शासन व्यवस्था। संघात्मक का अर्थ होता है भारत एक राज्यों का संघ होगा, अर्थात बहुत सारे राज्य मिलकर, जैसे कि वर्तमान में हमारे यहाँ 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश है, इनका एक संघ है। तो ये प्योर संघात्मक नहीं है, इसको हम अर्ध संघात्मक कहेंगे, क्योंकि कनाडा का जो शासन था, कनाडा है जो प्योर संघात्मक है, इसमें अलग अलग होते हैं, जो राज्य होते हैं वो अलग होते हैं, उनका अपना संविधान होता है, उनकी अपनी नागरिकता होती है ना, और ये स्वतंत्र होते हैं। पर भारत में ऐसा नहीं है, भारत में एक ही नागरिकता है, एक ही संविधान है और इनको अलग होने की स्वतंत्रता नहीं है, लेकिन ये अपने राज्य के अंतर्गत ये संप्रभु होते हैं, ठीक है। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। इसका अर्थ क्या होता है कि हमारी जो न्यायपालिका है उसको संविधान निर्माताओं ने स्वतंत्र रखने की कोशिश की है, कोई भी शासन हो, कोई भी हो, उस पर हावी ना हो, है ना, वो अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो। और संसद या सरकार के जो लोग हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई कोर्ट में की जा सकती है और होती भी है ना। तो इस तरह से उस पर कोई दबाव नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो सरकार के हाथों की कठपुतली हो। तो स्वतंत्र न्यायपालिका है हमारे यहाँ। उसके अलावा है राज्य के 8 है मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य। भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जो 6 हैं उनको मैं बता दूं आपको। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार एवं शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, और इन सबसे बड़ा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यानी अगर इन अधिकारों का हनन होता है तो कोर्ट की शरण में जा सकते हैं, ये संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत आता है। और इसको अम्बेडकर जी ने जो है भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। और जो मूल कर्तव्य हैं हमारे वो 11 हैं, पहले 10 थे, 42 में संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए 1976 में, पहले 10 थे, 2001 के करीब ये जोड़ा गया 11वां, कि हर माता पिता का ये कर्तव्य होगा कि वो अपने बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने के अवसर प्रदान करें, ठीक है। तो ये मौलिक और कर्तव्य हो गए हमारे उसमें। उसके अलावा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये क्या है, ये ऐसे निर्देश हैं राज्यों के लिए हैं, सरकारों के लिए हैं, कि वो जब अपनी नीतियाँ बनाएं, अपने कानून बनाएं, अपनी योजनाएं बनाएं, तो जब सरकार चलाएं तो इनका पालन करें। उनके अंदर कुछ अच्छी अच्छी बातें हैं कि सभी को समान वेतन हो, बालकों की स्वतंत्र जो है निःशुल्क शिक्षा हो, समान सिविल संहिता हो, निःशुल्क विधिक सहायता हो, श्रमिकों की भागीदारी हो उद्योगों में, ये सारी चीज़ें अच्छी अच्छी बातें जो है शामिल की गई हैं। तो ये इस नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत है। हालांकि इनके ना मानने पर कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, प्रवृत्ति नहीं है न्यायालय में, लेकिन फिर भी कोई भी सरकार इनकी अनदेखी नहीं करती है, क्योंकि वो अगर जन के हित के कार्य नहीं करेंगे तो अगली बार उनको फिर से जो है नीचे जमीन पर आना पड़ेगा। तो ये नीति निर्देशक तत्व हैं जो आदर्श रूप हैं। अगला है सार्वभौमिक वरिष्ठ मताधिकार। इसका मतलब क्या होता है कि हमारे यहाँ जो व्यक्ति अभी 1961 से जो व्यक्ति 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है वो व्यक्ति वोट देने का अधिकार है, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, किसी भी जाति वर्ग धर्म का हो, अर्थात जाति धर्म वर्ग लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी को वोट देने का अधिकार है। जो 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ले वो वयस्क माना जाता है।
और उसको वोट देने का, अपने मत देने का पूरा अधिकार होता है। तो ये सार्वभौमिक मताधिकार हमारे संविधान में लागू किया गया, जो एक बहुत ही उच्च कोटि की व्यवस्था है, क्योंकि हमारे हाथ में हमारी बागडोर होती है, हम किसको चुने ये हमारे हाथ में है। इससे ये नहीं है कि हम शिक्षित नहीं है तो हमको नहीं कर पाएंगे, या हम धनी व्यक्ति नहीं है या इस वजह से नहीं है तो हमको सरकार चुनने का अधिकार नहीं है, ऐसी सारी चीज़ें नहीं है। सभी लोग ये निश्चित आयु वर्ग प्राप्त कर लेते हैं, उन सभी को जो है अधिकार होता है अपने पसंद की सरकार चुनने का। अगला जो है इकहरी नागरिकता। इसका अर्थ है, जैसे मैंने बताया कि संघात्मक राज्यों में ये होता है कि उनका अलग संविधान, अलग नागरिकता होती है ना, जैसे अमेरिका में भी, कनाडा में भी। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में समस्त जो 28 राज्यों और 9 केंद्र शासित प्रदेशों की नागरिक हैं, वो सभी भारतीय नागरिक कहलाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश की नागरिकता अलग है, हम मध्य प्रदेश के नागरिक हैं, हम उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, नहीं, हम भारत के नागरिक हैं, ऐसा कहा जाता है। और यही हमारे यहाँ व्यवस्था, यानी इकहरी नागरिकता है। और यही इकहरी नागरिकता ने हमारे पूरे भारत को इतनी विविधता होते हुए भी, सांस्कृतिक, भाषाई, भौगोलिक, है ना, क्षेत्रीय, इतनी विविधता होते हुए भी एकता के सूत्र में बांध रखा है। क्योंकि जब भी हम बाहर जाते हैं तो हम कौन हैं? हम भारतीय हैं, और भारतीय होने की भावना के साथ एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। तो ये हमारी कुछ अनूठी और प्यारी प्यारी सी विशेषताएं हैं हमारे संविधान की। आप भी जानकर उत्सुक हुए होंगे, अच्छा लगा होगा। अब हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारा संविधान इतना यूनिक है और इतना अच्छा है ना। और एक बात और, जब ऐसे वो आ जाते हैं तो उसमें आप जो है जब भी ऐसे टॉपिक आते हैं उनको बहुत अच्छे से तैयार करें, क्योंकि बहुत सरल होते हैं और सहज होते हैं, और इनमें आप बड़ा अच्छा सा लगेगा, आपको लिखने में बहुत अच्छा आएगा, मज़ा आएगा लिखने में। तो ऐसे जो टॉपिक होते हैं, ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं, वो हमें बहुत अच्छे नंबर दिला सकते हैं बोर्ड परीक्षा में, है ना। तो जब भी ऐसे जो अच्छे जो इंटरेस्टेड टॉपिक हैं उनको बहुत अच्छे से तैयार कर लें। ये लगभग प्रश्न आते ही हैं, और इनको जब हम जोरदार तरीके से लिखेंगे तो पूरे में से पूरे नंबर मिलने की संभावना अधिक रहती है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। मैं आपके साथ पढ़ाई आपकी निरंतर करवाने का प्रयास कर रही हूँ। आप सब भी बढ़कर चढ़कर हिस्सा लीजिए, और किसी भी जो आपदा है, जो विपदा है, राष्ट्रीय विपदा इसको हम कहेंगे, उसकी कष्ट की घड़ी में या इस विपदा की घड़ी में हम सब मिलजुल कर कंधा लगाकर आगे बढ़ेंगे और अपनी शिक्षा पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने देंगे। धन्यवाद सभी को, नमस्कार।